पैसा जिंदगी में सबसे जरूरी चीज नहीं है, पर यह भी सच है कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन सब के लिए पैसा जरूरी है। आखिर ये पैसा ही तो है जो आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद करता है, और न केवल आपका बल्कि उन सब का जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, परिवार हो या कोई खास दोस्त। सबके सपनों को पूरा करने के लिए, ख्याल रखने के लिए और खुश रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पर हम सब अपनी जिंदगी में एक मुश्किल का सामना तो करते हैं, वो ये कि हमारा बैंक बैलेंस बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर महीने कुछ पॉकेट मनी मिलती है और हर महीने आपके खर्चे होते हैं। आप कहीं पर कोई नौकरी कर रहे हैं तो हर महीने आपको सैलरी मिलती है और हर महीने खर्चे होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कैसे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जहां हम आपसे शेयर करेंगे ऐसी वैल्यूएबल टिप्स जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेंगी। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी में सुनते आ रहे हैं कि टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइम का सही इस्तेमाल किया तो ये आपको कुछ भी बना सकता है, वरना आपको बर्बाद भी कर सकता है। यही फंडा पैसे के साथ भी है। अगर आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कुछ बना भी सकता है, और अगर आप बेमतलब खर्च करते जाते हैं तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि कैसे आप सेविंग्स करना सीखें। सेविंग एक स्किल है। हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि कुछ पैसा बचाकर क्या ही हो जाएगा, लेकिन हम थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू करते हैं तो आखिर में बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। और परेशान मत होइए, अगर आपको लगता है कि सेविंग आपके बस की बात नहीं है तो हम आपको कई सारे प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे। चलिए मानते हैं कि हमारे टिप्स को फॉलो करते हुए आपने काफी सारे पैसे बचा लिए और फिर आपका बैंक बैलेंस भी पहले से बढ़ गया, लेकिन अभी ये रॉकेट की तरह बूस्ट नहीं हुआ है। आगे हम ये भी बताएंगे कि आपने जो पैसे बचाए हैं कैसे उनको और बढ़ाएं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसके अलावा साइड हसलिंग कर सकते हैं। बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता कहते हैं कि बॉस, लाइफ में सक्सेस के लिए हसल करना बहुत जरूरी है। अब आप ये हसल कुछ तरीकों से कर सकते हैं जिन पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां लोगों ने अपने काम और पढ़ाई के बाद थोड़ा थोड़ा वक्त बचाकर अपने पैशन को फॉलो किया और बाद में उनके पैशन ने उन्हें बहुत बड़ा बना दिया। अब आप अपने बचे हुए पैसे का और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट। अरे घबराइए मत, हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर आपको नुकसान होगा या बहुत ज्यादा रिस्क होगा। ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आपके लिए रिस्क बहुत ही कम है और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और जब आप इन इन्वेस्टमेंट टिप्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपके बैंक बैलेंस को बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि जब से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आया है, कैश इस्तेमाल करना भूलते जा रहे हैं। इस कारण हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन सब चीजों के पीछे क्या साइकोलॉजी है? मार्केट में कंपनियां कैसे आपकी जेब ढीली करने का प्लान बनाती हैं, और सबसे अहम बात, कैसे आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि आपको अपनी खुशियों से और अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खर्च और फालतू के खर्च में बहुत अंतर होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको खुद को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं अपने फालतू के खर्चों को रोकने के लिए, आप तैयार हैं अपने बजट को समझने के लिए, और आप तैयार हैं एक एक्स्ट्रा माइल लेने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं तो टेंशन नहीं लेने का, हम आपके साथ हैं। तो क्या कहते हैं, आपके बैंक बैलेंस को बूस्ट करने वाले रॉकेट को उड़ाया जाए? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में
अक्षय कुमार कहते हैं कि पीने की कैपेसिटी, जीने का स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें से कुछ चाहें ना चाहें, पर एक बात जरूर चाहते होंगे, वो है कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कम ना हो। कि कैसे अपने बैंक के बैलेंस को बूस्ट करें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सेविंग के ऊपर। अरे रुकिए जरा, अगर आपको लगता है कि सेविंग थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, तो फिर ये भी याद रखें कि ओल्ड इज गोल्ड। हालांकि हम आपको इस शो में ही बताएंगे कैसे आप ओल्ड फैशन तरीके से न्यू फैशन तरीके को भी शुरू कर सकते हैं। वॉरेन बफे का कहना है कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यहां से हम शुरू करेंगे सेविंग के माइंडसेट को समझना। सबसे पहले तो आपको दिमाग से निकाल देना है कि आप खर्च करने के बाद पैसे बचाएंगे। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है कि सेविंग के बाद जो पैसे बचें उनको खर्च कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसा बचाना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिससे हमें रूबरू होना चाहिए। क्या कभी आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि हम पैसे किस लिए बचाते हैं? हमारे पास ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो आने वाले समय में हमें करने पड़ सकते हैं। वो क्या है कि किस्मत बड़ी मनमौजी चीज है, कभी भी पलटी मार सकती है। और जब अच्छी खासी चल रही जिंदगी में भूचाल आता है, तब समझ आता है कि क्यों लाइफ में सेविंग जरूरी है। क्योंकि सेविंग्स आपको जिंदगी में आने वाली नई मुश्किलों के लिए भी तैयार करती हैं। ये एक तरीके से आपकी लाइफ का बैकबोन है। क्या आपने कहानियां सुनी हैं जहां पर किसी के पास अचानक से कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई या उन्हें पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई? तब वैसे वक्त में वो किसी मुनीम के पास जाकर या फिर जमींदार के पास जाकर कर्ज लेते थे। उसके बाद वो उस कर्ज को चुका नहीं पाते थे, तो फिर जमींदार उनकी जमीन ले लेता था। आज के जमाने में जब हमारे पास ऐसी समस्या आती है, तब हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपके पास अपनी सेविंग के पैसे होते हैं, तो फिर इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ऐसे ही मौकों पर नहीं, ऐसे कई सारे मौके और आते हैं जहां पर आपको ईएमआई पर चीजें खरीदनी पड़ती हैं, आपको लेट पेमेंट करना पड़ता है, आपको फाइन जमा करना पड़ता है। इन सारे हालातों में बस एक ही फंडा याद रखिए, अगर सेविंग है तो लाइफ सेट है। चलिए आपको एक बात बताते हैं, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे कि अपना घर बनवाना कौन नहीं चाहता? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए आपको होम लोन लेना पड़ेगा। वैसे ही कौन नहीं चाहता कि उसके पास एक अच्छी सी कार हो, घर में किसी की शादी बड़ी धूमधाम से की जाए, या फिर आप या आपका बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई करें। ये केवल मामूली सी चीजें नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे सपनों से जुड़ी हुई हैं। और इसलिए जब हम सेविंग करना शुरू करते हैं, तो इन सपनों की तरफ भी एक कदम बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह भी लगता है कि आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। लाइफ में तो बैकअप होना ही चाहिए, और यह ख्याल होना कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं एक बहुत बड़ी राहत है। अब खुद ही सोचिए, जब आप कोई जॉब करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आपका गुजारा कैसे होगा, और तब आता है पीएफ फंड। और अगर आप गौर से देखें तो ये भी तो एक तरह की बचत है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपनी इस बचत में डाल देते हैं। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो आपको बहुत परेशानी होती है, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते और ठीक से अपनी जॉब भी नहीं कर पाते। वैसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। सेविंग कुछ मायनों में आपको दिमागी तौर पर भी अच्छा रखती है, यह आपके स्ट्रेस को कम करती है। चलिए मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर किसी रात आपको बिना तकिए के सोना पड़े, आपके गले को कितना कष्ट होगा? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। अगर मुझे तकिया ना मिले तो फिर सुबह गला दुखने लगता है। सेविंग भी एक फाइनेंशियल पिलो की तरह है, जिस पर आप आसानी से अपना सिर टिका सकते हैं। एक फिलॉसफी जिसे हम स्मॉल विंस फिलॉसफी कहते हैं, इसमें यह होता है कि जब आप जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाते हैं,
और छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, तो यही चीज है जो आपकी जिंदगी में ओवरऑल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का कारण बनती है। तो जब हम पैसे बचाना शुरू करते हैं तो एक तरीके से हम लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ एक कदम और बढ़ा लेते हैं। पता है वो कौन सी चीज है जो हमें जिंदगी के हर एक हिस्से में बहुत जरूरी होती है? कॉन्फिडेंस। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस। और जब आपके पास सेविंग जैसा फाइनेंशियल बैकअप होता है तो ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आता है और फिर आपके कॉन्फिडेंस को हाई ऑन जोश कर देता है। जब हम सेविंग की बात करते हैं तो क्या लगता है, कैसे करते हैं सेविंग? क्या ये इस बारे में है कि अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप महंगी या अच्छी चीज के बजाय कोई सस्ती या फिर खराब चीज खरीद लें, या फिर आप कुछ भी अपनी जरूरत से कम लें? नहीं, सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जरूरतों से समझौता करें। इसके लिए आपको अपने बजट को समझना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ता है कि आपकी लाइफ में पैसे की ट्रैजेक्टरी क्या है। मतलब पैसा कहां से आता है, कितना आता है, फिर कहां जाता है और कितना जाता है। ये सब आपकी सेविंग से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब समझना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि आपको तो ये पहले से मालूम है, तो आप सरप्राइज होने वाले हैं। पर यह सरप्राइज आपका अगले एपिसोड में वेट कर रहा है। तो इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड जानेंगे कि कैसे आप अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। महीने का सबसे खुशी भरा दिन कौन सा होता है? वो दिन जिस दिन आपको सैलरी मिलती है। तब लगता है कि एक राहत मिल गई। अगर सैलरी मिलने में थोड़ी देरी हो तो भी दिमाग में हल्की बेचैनी हो जाती है, लेकिन ये जो खुशी है ना, ये बहुत देर तक नहीं टिकती। जब हम अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं तब दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर हमारी सैलरी खत्म कहां हो गई। आप इस बात से भी कई दफा परेशान होते होंगे कि अगर आपकी जॉब छूट जाए तो अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो फिर क्या होगा। एक आंकड़े के हिसाब से 70% आबादी इस चिंता में रहती है कि उसका कमाया हुआ पैसा आखिर कहां चला गया। इसलिए आज के एपिसोड में हमारी बात होगी बजटिंग के ऊपर। हम समझेंगे कि बजट होता क्या है, कैसे आप अपने बजट को सही कर सकते हैं और किस तरीके से आप बजटिंग के जरिए बहुत पैसा बचा सकते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े रेडियो शो होस्ट डेविड रैमजी, जो कि लोगों को फाइनेंस के बारे में बताते हैं और बिजनेस से जुड़ी किताबें लिखते हैं, ने बजट को बहुत ही सीधे शब्दों में बताया है कि इस बात की चिंता या फिक्र करने की बजाय कि आपका पैसा कहां चला जाता है, आप खुद अपने पैसे को बताएं कि वो किधर जाएगा, उसे कहां पर खर्च होना है। ये सब आप तय करें। बजट का सबसे बेहतरीन मतलब यही था। वही बात कि आप धन के दास नहीं बनेंगे, बल्कि अपने धन को अपना दास बनाएंगे। ये जानने से पहले कि आप अपने महीने का बजट कैसे बनाएंगे, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि ये बजट आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अब भी आपको थोड़ा भी शक हो तो वो दूर हो जाए, और हमारे बताने से नहीं, बल्कि आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि आपको ये खुद करना है। वो आजकल कैमरे में एक व्यू आता है ना, 360 डिग्री व्यू, जिससे आपको एक जगह के आसपास की सभी चीजें दिखती हैं। बजट भी आपको आपकी इनकम का 360 डिग्री व्यू देता है। आपको यह समझ में आता है कि आपके पास कितने पैसे आते हैं और आप कितना खर्च कर सकते हैं, और कितना पैसा आप अपनी इमरजेंसी के लिए, कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए बचा सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स जो आप अब डिसाइड करते हैं और फ्यूचर में कभी उन्हें हासिल करना चाहते हैं, ये सब आपके बजट से शुरू होता है। मान लीजिए कि आपको कार खरीदनी है, तो आप कितना पैसा अपनी कार के लिए बचाना चाहते हैं ये आपको मालूम चलेगा। दूसरा फायदा यह भी है कि आप बेकार के लोन और इंटरेस्ट से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हर छोटे बड़े खर्च के लिए आप लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। हम सबको त्योहार कितने पसंद हैं, और जब घर में कोई त्योहार होता है तब खुशी का माहौल ही अलग होता है। जाहिर है कि खुशी के साथ साथ उस वक्त खर्चे भी बढ़ जाते हैं। घर की सजावट पर खर्चा,
खाने पीने पर खर्चा, मेहमानों पर खर्चा और कपड़ों पर खर्चा। अब इतना खर्चा जब एक त्योहार के समय होगा तो उस महीने में खर्चे का बढ़ना लाजमी है। बजट के जरिए आप पहले से उन त्योहार और उन महीनों के लिए खुद को तैयार रख सकते हैं। बजट आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने में भी बहुत मदद करता है। जैसे कि हमारे पास कई बार कुछ लोन होते हैं जिन्हें हमें चुकाना होता है, फिर हमें कुछ सेविंग्स भी करनी होती हैं। और जब आप बजट करते हैं तो आपको इस बात में मदद मिलती है कि आप कितना पैसा सेविंग में डालें और कितना पैसा लोन में वापस चुकाएं। तो अब आपको हम बताएंगे बजटिंग का गोल्डन रूल। इसको कहते हैं 50, 30 और 20 वाला मेथड। गौर से समझिए, आपके पास जितनी भी इनकम आती है वो देखा जाए तो ब्रॉडली 3 जगह पर जाती है। या तो आप उसे अपनी जरूरत के लिए खर्च करते हैं, आप उसे अपनी चाहतों के लिए खर्च करते हैं, या आप उसको सेविंग में डाल देते हैं। तो आपको अपनी इनकम को इन 3 कैटेगरीज में बांट लेना है: नीड, वांट और सेविंग। नीड के अंदर आ गया आपके महीने का रेंट, किराने का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस, अगर आप किसी चीज की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तो वो भी, ट्रैवल का खर्चा और ऐसी सारी जरूरतें। फिर आती है आपकी वांट, जैसे कि आप घर में नया टीवी चाहते हो, या फिर नया एसी लगवाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप घर में एक बार फिर से पेंट करा लें। ऐसी कई सारी ख्वाहिशें हैं जो आपके दिल में आती हैं, वो सब इस कैटेगरी में आता है। और फिर आती हैं सेविंग्स। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिना माथा पच्ची किए अपनी इनकम का 50% हिस्सा नीड के लिए तय कर दें, फिर 30% हिस्सा वांट के लिए तय कर दें, और बाकी बचा हुआ 20% आप सेविंग में डाल सकते हैं। अपना बजट प्लान करने के लिए आप कई सारे ऑनलाइन ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं। आज के बाद आने वाले महीने से आप हर दिन ये नोट कीजिए कि आप कहां कहां पर पैसे खर्च कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं इसे करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका एक्सपेंस कहां कहां पर जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि कहां कहां आपको हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, कहां कहां आपको हर सप्ताह पैसे देने पड़ते हैं, और कहां कहां आपको हर दिन पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको लिमिट लगानी है। आपको कितना पैसा किस चीज में खर्च करना है यह तय करना है। आपको यह डिसीजन लेना है कि आप खाने पर महीने में कितना खर्च करेंगे, घूमने में महीने में कितना खर्च करेंगे, आप एंटरटेनमेंट के ऊपर महीने में कितना खर्च करेंगे। ऐसी तमाम चीजों के खर्च पर आपको यह डिसाइड करना है कि क्या लिमिट होगी। इसके बाद आपको अपना एक सेविंग गोल बनाना है, जैसे कि इस साल के अंत में आपको इतने पैसे सेव करने हैं। और सबसे अहम बात यह कि आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि आप हमेशा जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां पर कितना एडजस्ट करना है। डेव रैमजी कहते हैं कि अगर आपने अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो फिर पैसे की कमी हमेशा आपको कंट्रोल करेगी। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम हर एपिसोड में आपको यही बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने पैसे को कंट्रोल करें। अगले एपिसोड में हम विस्तार से आपके एक्सपेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें अमेरिका का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है: छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहें। एक छोटा सा लीकेज भी एक बहुत बड़े जहाज को डुबा सकता है। आप सुन रहे हैं हाउ टू बूस्ट योर बैंक बैलेंस। स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में ए से लेकर जेड तक, यानी कि हर एक चीज को जानेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात कि छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि अगर हमें कोई महंगा सामान खरीदना हो तो हम सोचते हैं, हमें पता है कि हमारा पैसा खर्च होने वाला है। पर हम जब अपनी आम जिंदगी में छोटे मोटे खर्च करते हैं तो हम ज्यादा नहीं सोचते।
हमें लगता है कि हम तो बस थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा खर्च इतना अधिक हो जाता है कि बाद में मालूम चलता नहीं है कि पैसे कहां चले गए, और पैसे इन छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो जाते हैं। मैं जब कॉलेज में था तब मुझे महीने का एक लिमिटेड अमाउंट पॉकेट मनी के रूप में मिलता था, जिसमें मुझे अपने खाने का खर्चा देना होता था, मुझे अपने घूमने का खर्चा देना होता था, और मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स या प्राइम का रिचार्ज। तो जब भी मैं 500 रुपए के ऊपर कुछ खर्च करता तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने 40 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी या 20 रुपए का कोई लेज का चिप्स खरीदा था, तो मुझे लगता था कि मैं तो बस थोड़ा सा खर्च कर रहा हूं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे अलग अलग चीजों पर थोड़ा थोड़ा खर्च करते करते हर दिन 400 से 500 रुपए खर्च हो जाते थे, और मेरी महीने की पॉकेट मनी 10 से 12 दिन में खत्म हो जाती थी। ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते। चलिए, आपको आज से एक एक्टिविटी शुरू करनी है। आप अपने मोबाइल के नोट्स में जब भी आप कहीं कुछ पैसा खर्च करें वो लिख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि आपका कितना पैसा बर्गर में जा रहा है और कितना पैसा कपड़ों में। उसके बाद आपको बनना है शेरलॉक होम्स, और फिर एक लेंस से अपने हर खर्च को देखना है। क्या आपके पास कोई बेकार का सब्सक्रिप्शन है? मान लीजिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर कोई सर्विस जिसकी जरूरत आपको नहीं है फिर भी आप उसके लिए पेमेंट करते हैं। ऐसे जो भी बेकार के खर्चे हैं आपको उन्हें रोक देना है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तीसरा फंडा आपको आंटियों से सीखना है या फिर अपनी मम्मी से सीखना है। सब्जी बाजार में जाइए और देखिए कि आंटी लोग किस तरह से बार्गेन करती हैं। जो चीज 30 रुपए की होती है उसे भी 10 या 5 रुपए में ले आती हैं। इसे कहते हैं नेगोशिएशन स्किल। आपको भी अपने अंदर इस स्किल को लाना है। अब जो चीज दिखाई दे, चाहे वो घर के लिए फर्नीचर हो या एसी हो या फिर बच्चे के लिए लैपटॉप, नेगोशिएट करना सीखें और हमेशा बेस्ट प्राइस ही लें। मेरे एक दोस्त ने मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए बुलाया। हम दोनों एक दुकान पर गए और एक लैपटॉप पसंद किया। उस लैपटॉप का दाम 75,000 रुपए था। मेरे दोस्त ने कम करने के लिए कहा तो उस दुकानदार ने बोला कि 73,000 रुपए के नीचे नहीं जा सकते। अगले दिन मेरे दोस्त की मम्मी उसके साथ गई। उसी लैपटॉप को उन्होंने दुकानदार से बात करके 64,000 रुपए में खरीद लिया। अब आप देख सकते हैं कि सीधा 11,000 रुपए का अंतर आ गया। तो अगर आप नेगोशिएशन करना सीखते हैं तो कई जगहों पर पैसे बचा पाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है। हम इस चीज को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और ये कहेंगे कि अगर एक रास्ता आपको महंगा दिखता हो तो आपको दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए जो किफायती और अच्छा हो। सीधे शब्दों में बोलें तो चीप एंड बेस्ट। आपको पता है कि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उन सब पर हर एक प्रोडक्ट का दाम गिरता रहता है और बढ़ता रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस जूते को मेरे दोस्त ने 1900 रुपए में खरीदा, उसी जूते को मैंने ऑफर में 900 रुपए में खरीदा। तो अगर आपको भी फ्यूचर में कुछ खरीदना है तो ये सोच लें कि वो सबसे किफायती दाम में कहां मिलेगा। ऑफलाइन खरीद रहे हो तो अलग अलग दुकानों में पूछताछ करें। कई बार आपकी जान पहचान में कुछ लोग होते हैं जो आपको सामान सस्ते में दिला सकते हैं। तो ऑफलाइन खरीदते वक्त एक तो आप अलग अलग जगहों पर पूछताछ करें और अपने सोशल सर्कल का भी इस्तेमाल करें। ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप 2-3 साइट्स पर चेक करें कि उस चीज का दाम कितना है। उसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर आप किसी प्रोडक्ट का लिंक डालते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट का दाम लोएस्ट कितना रहा है और हाईएस्ट कितना रहा है और अभी कितना है, और फिर आने वाले फ्यूचर में कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। तो अगर कुछ दिनों बाद वो प्रोडक्ट सस्ता होने वाला होगा और आप इंतजार कर सकते हैं तो आप उसे सस्ते में खरीद सकते हैं।
वैसे ही अगर आपको एक फोन खरीदना है तो आप डिस्काउंट का इंतजार कर सकते हैं। ऐसे में आप अच्छे खासे डिस्काउंट पर अपने फोन को खरीद पाएंगे। तो क्या आपने डिस्काउंट में कोई बड़ी डील ली है? अगर हां, तो बताइए हमें कमेंट्स में। बहुत लोगों के पास कई चीजों का जुगाड़ होता है। अगर आप अपना कोई जुगाड़ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो फिर कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, अगला एपिसोड इससे भी खास होने वाला है, क्योंकि वहां हम समझेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में आप किस तरह से सेविंग की शुरुआत कर सकते हैं और एक्सपेंस के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास शो में। चलिए आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। आपने ये बात तो कई दफा सुनी होगी कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। तो संता ने बंता से बोला कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। तब बंता ने संता से कहा कि तू अपनी सारी जायदाद मुझे दे दे, मुझे दुखी रहना है। और आजकल तो इंटरनेट पर एक और कोट बहुत ही मशहूर है कि जो भी ये कहता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उसे ये नहीं पता कि शॉपिंग कहां करनी है। चलिए हम समझाते हैं कि किस तरह से आपके दिमाग के साथ ट्विस्ट किया जाता है। आप देखेंगे कि अक्सर कई सारे सामान के दाम 1000 रुपए नहीं होंगे, बल्कि 999 होंगे। 500 नहीं होंगे, बल्कि 499 होंगे। इसलिए ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, आप ये सोचें कि आप कम पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। कई बार यह होता है कि हम किसी प्रोडक्ट का दाम अगर ज्यादा है तो उसे अच्छा समझते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम कम है तो उसे खराब समझते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से ही फंक्शन करता है कि वो महंगी चीजों को बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर देखता है। माइकल नॉर्टन, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि लोग हमेशा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा वो महंगे की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर किसी रेस्टोरेंट में कई सारी आइसक्रीम्स हैं, जिस आइसक्रीम की रेटिंग 1 है और जिस आइसक्रीम की रेटिंग 5 है, बहुत चांसेस हैं कि या तो वो बहुत अच्छी होगी या फिर बहुत खराब होगी। लेकिन जिस आइसक्रीम की रेटिंग 3 है, चांस होगा कि वो अच्छी हो। फिर भी लोग चाहते हैं कि वो उस चीज को खरीदें जिसकी रेटिंग 5 स्टार है। यही लॉजिक तब भी होता है जब हम किसी सामान को खरीदते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सेव करने के कुछ तरीकों को अपना सकते हैं जो पैसे बचाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप चीजों को प्लान करना सीखें। तो पहले आपको यह करना है कि जैसे ही इस महीने आप किराने का सामान खरीदने जाएं, तो एक लिस्ट बना लें। दुकान पर जाकर उसी लिस्ट के अनुसार सामान खरीदें। होता यह है कि जब हम दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ खरीदने का मन करने लगता है और आइडिया नहीं लगता, और हम काफी कुछ खरीद ले जाते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप बार बार खरीदने से अच्छा है एक बार में बल्क में चीजें खरीदें। बल्क में खरीदने का यह फायदा होता है कि सामान सस्ता भी मिलता है और आप सही जगह से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो कई सारे साबुन पर यह ऑफर होता है कि 3 के साथ 1 फ्री मिलेगा। ऐसे ही और कई चीजों पर भी ऑफर्स होते हैं जब आप उन्हें बल्क में खरीदते हैं। अब यहां पर एक और बात जरूरी है, ऑफर। आपको हमेशा ऑफर्स और डिस्काउंट्स के लिए अपना दिमाग खुला रखना है। कई बार आपको अलग अलग जगहों पर कूपन कोड फ्री मिलते हैं, जैसे कि जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तब। तो कुछ खरीदते वक्त इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके भी हैं जो कि आप अपना सकते हैं या फिर किसी के साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने गार्डन में सब्जी के लिए कई सारे पौधों को लगा सकते हैं और फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर एक कम्युनिटी और कुछ लोग एक साथ मिलकर भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके कपड़े फटते हैं या कुछ खराब हो जाता है तो आप उसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आप सिलाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ शुरू करें, पर ऐसी अलग अलग चीजों की शुरुआत आप खुद से कर सकते हैं। आपको पता है
कि मार्केट में हर कंपनी आपकी साइकोलॉजी को टारगेट करती है। मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करके कुछ कपड़े देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे या फेसबुक खोलेंगे तो आपको कई सारे कपड़ों के एड्स आएंगे। अब यह हो सकता है कि इस वक्त आपको कपड़ों की जरूरत ना हो, लेकिन आपको वो एड्स आए और आपको उन कपड़ों का डिजाइन पसंद आया और आपके हाथ में पैसे हैं तो आप खरीद लेंगे। लेकिन फिर बाद में आपको जाकर मालूम होगा कि अगर आप ये कपड़े नहीं खरीदते तो भी आपका काम चल सकता था। तो ये जो थ्योरी है कि जो दिखता है वो बिकता है, आपको इस झांसे में नहीं आना है। अगर जरूरत है तो लेना है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेना है। इसके लिए आप एक जुगाड़ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज खरीदने का मन करे तो आप उसे खरीदने से पहले 24 घंटे यानी एक दिन तक का वेट करें। ज्यादातर ऐसा होता है कि 24 घंटे वेट करने के बाद आप खुद समझ जाते हैं कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं। यह भी एक सेविंग करने का ही तरीका है जिससे आप इन फालतू के खर्चों को कम कर सकते हैं। आज हमारी लाइफ में कई सारे ऑनलाइन पेमेंट करने के ऑप्शंस आ चुके हैं। जब से ये ऑप्शंस लाइफ में आए हैं तब से पेमेंट करना आसान हो गया है और हमेशा लगता है कि जिंदगी कितनी सहज हो चुकी है। लेकिन हकीकत में ये चीज हमारे लिए कई मायनों में मुश्किल भी बन जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आपके बैंक बैलेंस को ये प्लास्टिक मनी अफेक्ट करती है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। आजकल प्रॉफिट का जमाना है। बिना प्रॉफिट के आपको कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो जियो का सिम ही क्यों ना हो। अगर आपको याद हो तो जियो ने पहले साल में 4G के सिम सबको फ्री में बांटे और डेटा भी फ्री दिया। इतना सब कुछ फ्री, पर इससे कंपनी ने अपने लिए बहुत प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितना लाइफ को आसान बनाती है उतना ही हमसे कुछ ना कुछ लेती भी है। अब पेमेंट में ही देख लीजिए, जब से ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आया है तब से जिंदगी कितनी सहज और सरल हो चुकी है। अगर आपको किसी को कुछ पैसे भेजने हैं आप तुरंत भेज देंगे। पहले अगर आप जेब में 200 रुपए लेकर बाहर निकलते थे तब 200 से अधिक का कुछ नहीं खा सकते थे, पर अब तो मामला बिल्कुल ही अलग है। बाहर निकलते हैं तो जितना मर्जी उतना खा लीजिए, जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर लीजिए। जब तक आपके बैंक में बैलेंस है तब तक जो मन चाहे वो आप कर सकते हैं। यही जरा सा अंतर आया है। पहले जब तक आपके वॉलेट में नोट या सिक्के रहते थे आप तब तक खर्च कर सकते थे, पर अब जब तक आपके बैंक में पैसा है आप तब तक खर्च कर सकते हैं। तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। कुछ याद आया? आजकल तो ये एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा आता है। सबसे पहला इंपैक्ट जो ऑनलाइन पेमेंट आपके बजट पर डालता है वो है लिमिट का खत्म होना। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं और आप 100 रुपए लेकर बाहर निकले हैं, तो अगर आपको 100 रुपए से अधिक खर्च करने का मन भी करे तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 100 रुपए का ही नोट है। पर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए यह बैरियर हट गया है और अब आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात है पैसे खर्च करने का एहसास। जब आप अपने हाथ से पैसे किसी को देते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप पैसे दे रहे हैं। आप अपने वॉलेट से निकालकर 500 का नोट जब दुकानदार को पकड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका अपना कमाया हुआ पैसा आप दुकानदार को दे रहे हैं। पर वहीं जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पैसे खर्च करने का ये एहसास नहीं होता। हमें महसूस नहीं होता कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और ऐसे में हम पैसे खर्च करते जाते हैं। प्लास्टिक मनी, यानी कि जब आप अपने खर्चे के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। सोचिए, आप किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आपके पास केवल 1000 रुपए हैं। वैसे ही आपके बैंक में केवल 2 या 3 हजार रुपए हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक आप 4 से 5 हजार रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी है तो भी आप खर्च कर सकते हैं।
और ये खर्च आपको उस वक्त समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में जब आपको वापस से पे करना पड़ता है तब समझ आता है कि प्लास्टिक मनी आपके लिए कितनी घातक हो सकती है। जब आपको इसके कारण इंटरेस्ट देना पड़ता है तब समझ में आता है कि बेहतर यही है कि आप कैश का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करते वक्त अगर आप केयरफुल ना रहें तो आपको और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आप जितना रीपे कर सकते हैं आप उससे अधिक खर्च कर दें तो फिर आप डेट में चले जाएंगे। तो इस एपिसोड में सबसे बड़ा फंडा यह है कि आपको प्लास्टिक मनी इस्तेमाल नहीं करना। आपको यह कोशिश करनी है कि आप अधिक से अधिक हार्ड कैश का इस्तेमाल करें। अगर आप कैश का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कई तरीके से फायदा देता है। सीधा फायदा तो यह है कि यह आपको आपके बजट को फॉलो करने में बहुत हेल्प करता है। आप कहीं भी ओवर स्पेंडिंग करने से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप बेकार के किसी इंटरेस्ट या लोन में भी नहीं फंसते। लाइफ में पैसा कैसे काम करता है यह समझने के लिए आपको सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब भी आप कोई फाइनेंस से जुड़ा डिसीजन लें तो अपने दिमाग को खुला रखें। जब आप अपनी जरूरतों के लिए कैश का इस्तेमाल करते हैं तब आपको इस बात की अवेयरनेस ज्यादा होती है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और कहां पर खर्च कर रहे हैं। इस तरह से आप फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपका कुछ खरीदने का बहुत मन किया, अगर आपके पास पैसे ना भी हो तो भी आप खरीद लेंगे, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपके पास प्लास्टिक मनी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात है तो हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और आगे का एपिसोड सुनने के लिए, जहां हम बात कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीकों से आप अपने बैंक के बैलेंस को बूस्ट कर सकते हैं। एक बात बताइए, कौन सा बच्चा है जो चाहता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए? कौन सा इंसान है जो ये चाहता है कि उसे नौकरी ना मिले? ऐसा कौन है जो चाहता है कि वो गरीबी में जिंदगी बिताए? जाहिर है कोई भी ऐसा नहीं चाहता। पर फिर भी कई बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कई लोग बेरोजगार हैं और कई लोग अपनी जिंदगी बेहद गरीबी में गुजार रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? जहां पर हम बात कर रहे हैं उन सारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिनके जरिए आप अपने बैंक के बैलेंस को बूस्ट कर सकते हैं। लाइफ में हम सब कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारें, पर उसके लिए मायने ये रखता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपनी लाइफ के गोल्स को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, अगर आप इस शो को सुन रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। आगे का जो फंडा है वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, पर उसकी गंदी आदत यह थी कि वो हमेशा स्कूल जाने के लिए लेट उठता था। ऐसा अक्सर हम सबके साथ होता है। इस कारण से जब उसका एग्जाम आता था उन दिनों भी वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता था। फिर यह होता था कि उससे बहुत कुछ मिस हो जाता था। एग्जाम में लेट पहुंचने के कारण उसके पास टाइम कम बचता था। एक दिन उसकी मां ने एक तरकीब निकाली जिससे उनका बच्चा लेट ना हो। उन्होंने उसकी घड़ी के टाइम को फास्ट कर दिया और आधा घंटा आगे कर दिया। फिर क्या हुआ? अगले दिन से बच्चा जब उठता था तब भी वो लेट पहुंचता था, पर पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता था कि वो तो सही टाइम पर पहुंच गया है। यहां पर आपने एक चीज देखी, वो ये कि टाइम के चेंज होने से बच्चा ऑटोमेटिकली सही टाइम पर स्कूल पहुंच जाता था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे सेविंग ना हो पाएगी, ये आपके बस की बात नहीं है, तो फिर ये तरीका आप अपना सकते हैं, ऑटोमेटिक सेविंग। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि आपको महीने की सैलरी जब मिलती है तब आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कट कर ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप पैसे को कैसे सेव करेंगे।
आपके पास आपकी सेविंग को काटकर ही पैसा आएगा खर्च करने के लिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको सेविंग करना झंझट का काम लगता है तो आप उससे बच जाएंगे। आपको दिमाग पर कम स्ट्रेस देना पड़ेगा और आपके पास जो पैसा आएगा उसी में अपना बजट बनाने की आप हैबिट बना लेंगे। अब ये करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप अपने बैंक में जाकर अपने लिए अलग से सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयर के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आप उसको अपने महीने की सैलरी में नहीं जोड़ते, और इसका फायदा यह होता है कि वो पैसा आपको जुड़ते जुड़ते आखिर में बढ़कर मिलता है। यहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपको अपना सेविंग अकाउंट कैसा रखना है? क्या आपको अपना पैसा हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट में रखना है या फिर रिटायरमेंट अकाउंट में? आपको जो भी सही लगे आप उसके अनुसार कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह डिसाइड करना कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं। देखिए, अगर एक आइडियल सॉल्यूशन देखें तो आपको अपनी इनकम का 20% पैसा सेव करना चाहिए। लेकिन यह चीज आपकी पर्सनल लाइफ पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी इनकम का 40% भी सेव करते हैं तो भी आपके पास इनफ पैसा अपने महीने भर का खर्च चलाने के लिए होना चाहिए। तब आप 40% सेव कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम है और आप अधिक पैसा सेव करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस कंडीशन में आप 10% या 15% सेव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे मॉनिटर करें। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, यह देखना काफी जरूरी है कि वो कैसे हो रहा है। हमेशा ये चेक करना कि आप जो सेव कर रहे हैं वो कितना हो रहा है। आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो कहां और किधर खर्च हो रहा है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है और क्या कर रहा है, तो फिर उसकी परवरिश सही से नहीं हो पाती। जैसे आप एक पौधे को बो देते हैं और फिर आपको यह देखना पड़ता है कि वो पौधा किस तरह से बड़ा हो रहा है, वैसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पैसे के साथ उसे ट्रैक करें और मॉनिटर करें। विल रॉजर्स, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकी एक्टर हैं, कमेंटेटर हैं, ने पैसे को बढ़ाने के बारे में एक बहुत ही काम की बात कही है। अपने पैसे को दोगुना करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उसे मोड़कर अपनी पिछली जेब में रख लें। जहां हम बात कर रहे हैं ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आपके बैंक का बैलेंस बूस्ट हो सके। विल रॉजर्स का एक और कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग वो पैसे खर्च करते हैं जिन्हें वो कमाते नहीं हैं और उन चीजों में खर्च करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, और ये सब वो उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए करते हैं जिन्हें वो चाहते नहीं हैं। हम सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। कई बार हम खर्च करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन पहलुओं के बारे में जो आसानी से अपनाए जा सकते हैं और महीने के खर्चे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा मेजर एक्सपेंस कहां जाता है। हाउसिंग। शहरों में कई लोगों के पास अपने घर नहीं होते और इसलिए वो रेंट पर रहते हैं। घर के किराए में महीने में हमें अपनी सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह के घर में और किस तरह के इलाके में रहना है। कई बार बहुत खराब से घर को भी अगर आप महंगे इलाके में लेते हैं तो आपकी जेब पर काफी भारी पड़ता है। वहीं अगर आप सस्ते इलाके में अच्छा घर देखें तो आपके लिए किफायती और अच्छा भी रहता है। और आप जब भी किसी नए शहर में जाएं या फिर कहीं और जाएं, घर देखने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। एंटरटेनमेंट। वो कहते हैं ना, फिल्म सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। पर अगर आपके महीने का खर्चा इन चीजों के कारण चलने लगा तब तो आपकी जेब ढीली होनी तय है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम करते हैं जो कि जरूरी नहीं होती,
पर उनमें हमारा पैसा काफी अधिक लग जाता है। जैसे मूवीज देखने में कई सारे लोग होते हैं जिन्हें हर हफ्ते मूवी देखने की आदत होती है। हम ये चुन सकते हैं कि हम किस तरह से इन चीजों में पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों में, जैसे कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में हमारा पैसा जाया होता है। घूमना किसे पसंद नहीं है? अक्सर हम कई सारे एंटरटेनमेंट पार्क्स में जाते हैं। इसके अलावा गेम्स खेलने के लिए भी जाते हैं। इन सब जगहों पर हम ऐसे ऑप्शंस को देख सकते हैं जहां पर या तो पैसे ना लगें या फिर बहुत कम पैसे लगें। आप चाहें तो नेचर में जाकर भी आउटडोर एक्टिविटीज करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है कई सारे लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन में पैसे कम खर्च करें तो इसके लिए कई सारे रास्ते हैं। जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप कैब की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप कारपूलिंग कर सकते हैं या किसी से लिफ्ट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत दूर न जाना हो तो आप चलकर भी जा सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रख सकते हैं ताकि कॉस्टली रिपेयर्स के खर्चों से बच सकें और आराम से जा सकें। खुशियां सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन खुशियों को सेलिब्रेट करते वक्त पैसे को आग नहीं लगानी चाहिए। सीधा सा मतलब यह है कि महीने में कभी बर्थडे होता है और कभी अलग अलग ओकेजन्स, जब हमें पार्टी होस्ट करनी होती है या दोस्तों को पार्टी देनी होती है। ऐसे मौकों पर यह कोशिश करें कि आप किसी रेस्टोरेंट या हॉल के बजाय घर पर पार्टी होस्ट करें। ऐसा करने से कई चीजों में आपका पैसा कम खर्च होगा और महीने का बजट बच जाएगा। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी पार्टी होस्ट करें उसे अगर पॉसिबल हो तो दोस्तों के साथ कंट्रीब्यूशन में करें। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और आपको उसे सरप्राइज देने का मन है, तो ऐसे में पार्टी का सारा खर्चा खुद करने के बजाय आप बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उस खर्चे को बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात है खुद पर काबू करना। नेपोलियन हिल, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकन ऑथर हैं, उनकी एक बहुत फेमस और बेस्ट सेलिंग किताब है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उनका कहना है कि अगर आप लाइफ में कंडीशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। चाहे आपको अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना हो, चाहे आपको अपने महीने का खर्चा कम करना हो, आपको एक अच्छी लाइफ जीनी हो या फिर सेविंग करनी हो, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। जैसे कि हम सब महीने में कई सारी पार्टीज में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, तो सबसे पहले आप हर इवेंट और पार्टी में जाना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि क्या आपके लिए ये जरूरी है और जहां पर जरूरत हो वहीं पर जाइए। ऐसे ही हर एक चीज में आप सोचिए, समझिए और फिर खर्च कीजिए। अब तक हमने पैसे बचाने के बारे में और खर्च को कम करने के बारे में काफी सारी बातचीत की। अब यहां से हम आपको बताएंगे कि पैसे को कैसे बढ़ाएं। आगे के एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आपको ये मालूम होगा कि आप किस तरह से अपने पैसों को न केवल सेव बल्कि ग्रो कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जिससे आप सोते समय पैसा बना सकें, तो फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। अब जब आप सो रहे हैं तब आप पैसे कमाएं। ऐसा करने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक, या तो आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें जिसमें चाहे आप सोए हों चाहे आप जागे हों, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते रहें। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। और दूसरा रास्ता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और इसी दूसरे रास्ते यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे, जहां हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिससे आप अपने बैंक के बैलेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। मुझे पता है कि आपको ये लगता होगा कि इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारा रिस्क है,
और कहीं अगर आपने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल दी तो जो पैसा हाथ में था वो भी चला जाएगा। देखिए, दो बातें समझिए। सोच लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही कीमती बीज है। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस बीज को अपने पास रख लें। इससे बीज हमेशा आपके पास रहेगा। आप जब भी चाहे उसे देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जो है वो ये कि आप उस बीज को एक गमले में मिट्टी लाकर बो दें और फिर समय के साथ वो बीज अंकुरित होकर एक पौधा बन जाए। फिर उस पौधे पर कई सारे फूल आएंगे, फिर फल भी आएंगे। इस तरह उस एक बीज से आपको कई सारे बीज मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इसी तरह से आपके लिए पौधा बन जाएगा और आपको बहुत फायदा देगा। इन्वेस्टमेंट आप कई जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर रियल एस्टेट। इसमें आपको यह देखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और न केवल लॉन्ग टर्म बल्कि यह भी देखना है कि रिस्क कम से कम हो। पर इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। आपने सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई सारे फायदे हैं। अगर आप अपनी सेविंग को कहीं पर बचाकर रखने के बजाय म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करते हैं तो फिर आपका पैसा पहले से अधिक बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में भी आप तय कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं और ये सब बहुत आसान है। इसे हम SIP कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको ये नहीं सोचना होता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है। आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे देते हैं और फिर वहां पर पहले से एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो आपके पैसे को दिमाग लगाकर सही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उसकी सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको अपने पैसे के खोने का डर है तो हमेशा वैसा इन्वेस्टमेंट करें जहां रिस्क कम हो। और इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दें। इसका सीधा मतलब यह है कि आप एक जगह पर पैसा ना लगाएं, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको यह फायदा होगा कि आपके पैसे डूबने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई एसेट खरीद कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पैसे को अपने पास बचाकर रखने का मतलब है कि आप उसे सड़ा रहे हैं। और पैसा ऐसे ही अपने पास रखने से बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है पर आपका पैसा उतना ही रह जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने बैंक बैलेंस को बूस्ट कर सकते हैं। पर यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक लंबे वक्त तक हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वॉरेन बफे का कहना है कि हम लोगों को बाकी लोगों से स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बाकी लोगों से अधिक डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। और कभी भी मार्केट में अभी क्या हो रहा है इस बात से चिंतित ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक चांस है कि हमेशा आपको फायदा ही होगा। अगर आपको अब भी कई सारे सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर दिमाग में आ रहे हैं तो घबराइए मत, जिन्हें आप सुन सकते हैं और आराम से इससे जुड़े हर एक पहलू को समझ सकते हैं। फिलहाल एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस शो में। किसी ने कहा है कि अगर आप जिंदगी में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं हासिल किया है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बैंक के बैलेंस को बूस्ट कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी तरीके देखे ये सब कुछ केवल सेविंग के बारे में था, या फिर कैसे आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं उसके बारे में था। पर इन सब से आप कुछ ज्यादा बैलेंस नहीं बना सकते हैं। बस आपको जितने हर महीने मिलते हैं उसमें से आप थोड़ा सा अधिक बचा सकते हैं। ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है,
क्योंकि यहां पर आप जानेंगे कि कैसे आप रॉकेट की तरह अपने बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई सारे पैशन और हॉबीज होती हैं। बहुत से ऐसे बड़े बिजनेस हैं जो लोगों ने हॉबीज के तौर पर शुरू किए और आज लाखों और करोड़ों में कमा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले साइड हसल करना बहुत जरूरी है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर कोई नौकरी करने वाले, सबसे पहले आपको अपने बिजी रूटीन में से एक समय निकालना है जब आप अपने साइड हसल पर काम करेंगे। कई सारे ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने साइड से कंटेंट बनाना शुरू किया और इन सब के जरिए आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और फिर उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि आज वो अपने साइड हसल के जरिए अधिक कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को जानना है। आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ऐसा क्या है जो करने में आपका मन लगता है। आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपके पास कैसे एक्सपीरियंस हैं। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण काम। जब आपको अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस, इन तीनों को मिलाकर यह सोचना है कि क्या आप कुछ शुरू कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, शुरुआत में दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी परेशान होकर छोड़ने का भी मन करेगा और कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि शायद जिम्मेदारी थोड़ी अधिक आ गई। याद रखिए, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो हसल करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल बनिए। याद रखिए कि हो सकता है कोई काम बढ़िया हो पर आपके लिए सही ना हो सकता है कि आपको अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़े। तो इसके लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा ताकि आप अलग अलग साइड हसल्स को ट्राई कर सकें। आखिर में जो आपको अच्छा लगे और आपके लिए सही हो, आप उसे चुन सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर एक बार आपको इसमें क्लाइंट मिल गया तो फिर आपका करियर शुरू हो जाता है। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आप कहां पर हैं और कैसे हैं। आप अपना काम करके दे सकते हैं और फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको पता है, अमेरिका में आधी से अधिक आबादी आज ऑफिस वाली नौकरी ना करके फ्रीलांसिंग करती है। छोटे मोटे देश जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां पर भी एक से एक फ्रीलांसर मौजूद हैं। ये करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे कि अपवर्क और ऐसी ही कुछ और साइट्स पर एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास कोई पहले से किया हुआ काम है तो आप उसको सैंपल के तौर पर वहां पर रख सकते हैं। फिर अलग अलग क्लाइंट्स अपने अनुसार अपनी जरूरतों को पोस्ट करेंगे और उसके बाद जब आप फिर अप्लाई करेंगे तो बहुत चांस है कि आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा। बिजनेस, इसके अलावा आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो अपने घर के लोगों की या अपने दोस्तों में से किसी की मदद ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि देश में कई सारी ऐसी मम्मीज और आंटीज हैं जिन्होंने घर में टाइम पास करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना शुरू किया, जैसे कि स्नैक्स, अचार वगैरह। क्योंकि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, इसलिए वो सब कुछ बिकना शुरू हो जाता है। तो आप किसी और की मदद लेकर भी साइड हसल कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन तो ये होगा कि आप उस फील्ड में जाएं जहां पर आपको एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर करेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर बिजनेस करने के लिए आपके पास वक्त कहां से बचेगा, तो जिस तरह से हम ये बताते आ रहे हैं कि कैसे आप अपने पैसे को बचाकर सेव कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने टाइम को भी बचाकर सेव कर सकते हैं। हम दिन में कई सारे काम ऐसे करते हैं जो कम वक्त में या फिर कुछ और करते वक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ पढ़ना। ये आप बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए भी कर सकते हैं या फिर ऑफिस में बैठकर किसी क्लाइंट का इंतजार करते हुए। अगला एपिसोड खास होने वाला है क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फालतू के खर्चे काट सकते हैं, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्या चीज खर्च और क्या चीज फालतू का खर्च होती है। तब तक आप कमेंट्स में बताइए कि पिछले सप्ताह में आपने सबसे ज्यादा फालतू का खर्च क्या किया है।
क्या आपने कभी एक माली को किसी पौधे को सही शेप में रखने के लिए पौधों को ट्रिम करते हुए देखा है? एक माली बगीचे में पौधों को सुंदर शेप में रखने के लिए जो भी डाली बाहर निकल जाती है या फिर अगर पौधा किसी दूसरी दिशा में बढ़ने लगता है तो उसे काट देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि पौधा उसी तरह से रहे जैसा वो रखना चाहता है। उसी तरह से हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि कैसे आप फालतू के खर्चे को काटकर अपने महीने के बजट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक होता है खर्च, पर एक होता है फालतू का खर्च। खर्च आपकी जरूरत होती है, उसे बेशक करिए, पर फालतू का खर्च कुछ ऐसा होता है जो हम बहुत ही इंपल्सिव होकर करते हैं। इस फील्ड में हमें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ये फालतू का खर्च क्या होता है, इसे आप कैसे पहचानेंगे और फिर कैसे कम करेंगे, ये सब हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कहां पर आप बिना किसी जरूरत के पैसे निकाल दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप जितनी बार इस्तेमाल करेंगे आप उतनी बार कुछ पैसे खो देंगे जो एटीएम में सर्विस चार्ज के रूप में काट लिए जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा बचे तो आप फ्यूचर का प्लान करके एक ही बार में एटीएम से जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं ताकि बार बार आपको नहीं निकालना पड़े। वैसे ही कई चीजों पर लेट पेमेंट फी होती है। जैसे अगर हम लाइब्रेरी से कोई किताब लेकर आते हैं तो उसका कुछ समय तय होता है जिसके अंदर किताब वापस करनी होती है। लेकिन अगर आप तय समय के अंदर किताब वापस नहीं करेंगे तो आपको कुछ लेट फाइन्स देने पड़ते हैं। चलिए, इस बात पर आपको मैं छोटी सी घटना सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही लापरवाह था, तो वो लाइब्रेरी से 2 किताबें लेकर आया और बाद में तय समय में उन्हें वापस लौटाना भूल गया। अब हर दिन का लेट फाइन था 20 रुपए। करीब 1 महीने के बाद उसे याद आया कि उसके पास 2 किताबें पड़ी हुई हैं जिन्हें उसे वापस करना था। जब वो किताब लौटाने वापस गया तो उसे दोनों किताबों का मिलाकर 1200 रुपए फाइन देना पड़ा। ये तो एक छोटी सी घटना थी। ऐसे ही हमारे पास कई चीजों पर लेट फाइन होता है। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे की स्कूल फी लेट देते हैं तो, या आपने इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान खरीदा है, जैसे कि लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या फिर कुछ भी, आपको हर महीने कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं और अगर आप समय पर पैसे जमा नहीं कर पाते तो फिर आपको कुछ लेट फाइन देना पड़ता है। इन तमाम जगहों पर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको लेट फाइन ना देना पड़े। ऐसे ही आपको अपने घर का रेंट हो या बिजली का बिल हो, सब कुछ टाइम पर देने की हैबिट बना लेनी चाहिए। अब कभी कभी ये होता है कि हमें सैलरी थोड़ा लेट मिलती है या पैसे आने में थोड़ा देर हो जाती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने पास एक इमरजेंसी फंड रखें। इमरजेंसी फंड कैसे रखेंगे? इसके लिए आपको शुरुआत में तो सेविंग करके पैसे बचाने पड़ेंगे। एक बार आपने ठीक ठाक इमरजेंसी फंड जुटा लिया, तब जब भी आपको सैलरी मिलने में देरी हो तो आप अपने फंड में से टाइम पर सारे बिल पे कर सकते हैं। पर याद रहे, जैसे ही आपको सैलरी मिलेगी आपको उसमें से अपने फंड में उतना पैसा डाल देना होगा जितना आपने खर्च किया, और हो सके तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी। याद रखिए कि पैसे को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे बर्बाद ना करें। अगर आप पैसा बर्बाद नहीं करेंगे तो खुद ब खुद वो सेव होगा। तो हमारे इस शो में आपने उन तमाम तरीकों को जाना जिनके जरिए आप पैसे को बचा सकते हैं, फालतू के खर्चे कम कर सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपना महीने का बजट बना सकते हैं, सेविंग का इस्तेमाल करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ और भी बहुत कुछ हमने जाना। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप पैसे को बचाते हैं तो एक दिन पैसा आपको बचाएगा। अमेरिका के बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर अर्ल विल्सन की एक बात गोल्डन फंडे की तरह है। वो कहते हैं कि हमारे बैंक में जो पैसा है वो एक ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट की तरह है। जिस तरह से ट्यूब के अंदर से टूथपेस्ट निकालना काफी आसान होता है,
लेकिन फिर से वापस अंदर डालना बहुत ही मुश्किल या कहीं तो कभी कभी नामुमकिन भी। उसी तरह से आपका बैंक बैलेंस भी होता है, जिसे निकालना और खर्च करना तो आसान होता है, पर वापस डालना मुश्किल। तो आज आप इस आखिरी एपिसोड को सुनने के बाद एक वादा करके जाइए कि आज से, बल्कि अभी से, आप सेविंग करके अपने बैंक बैलेंस को बूस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो चिंता मत कीजिए, कई सारे अच्छे अच्छे शोज और पॉडकास्ट उपलब्ध हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं और अपनी जिंदगी और फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं।